गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस अब्दुल क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जिससे कि पहले इस अच्छी तरह से समझ लें कि ज्योग्राफी में जो सोशल स्टडीज, मैंने एसएसटी लिख रखा है यहाँ पे। एसएसटी का फुल फॉर्म है सोशल स्टडीज, मैंने पहले बताया था। और ये 10th क्लास का जो है ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हम लोग को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। रिसोर्स सबसे पहले, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए जरूरी होता है कि उस चैप्टर में जो चैप्टर नेम है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले समझा जाए। किस चीज के बारे में कही जा रही है, वो क्या है। सबसे पहले समझेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? इस पर्यावरण में जो भी चीजें हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही रिसोर्स या वसाइल कहते हैं। रिसोर्स होने के लिए जरूरी है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीन चीजें होना जरूरी है। अगर ये तीन चीजें नहीं है, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल अगर नहीं है, एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ऐसी चीज है, ये पता चल चुका है कि फला जगह ये चीजें हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, वहां जाकर वो चीजें हम हासिल नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। क्यों? मैंने पहले ही बताया कि रिसोर्स होने के लिए जरूरी है कि वो चीज वो इस्तेमाल करने के योग्य हो, प्रयोग करने के योग्य हो, और वो तभी रिसोर्स कहलाएगा। दूसरी चीज, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, इसको हम एग्जांपल के साथ समझे। एग्जांपल के तौर पे, अगर इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है कहीं एक पता चलता है कि कहीं पे गोल्ड का माइन है, गोल्ड का जो है माइन है, और ये जो है गोल्ड का माइन किसी बिल्डिंग के नीचे है, ये पता चल चुका है। लेकिन ये भी जरूरी है कि यहाँ पे कितना गोल्ड है, कितने पैसे की है। अगर सपोज इस गोल्ड को हासिल करने के लिए, इस गोल्ड को प्राप्त करने के लिए हमें अगर 1 करोड़ रुपए की अगर लागत है, 1 करोड़ रुपए हमें अगर खर्च करना पड़े, और पता चलता है कि गोल्ड की कीमत ही जो है 50 लाख है, और खर्च कितना है? 1 करोड़। अगर 1 करोड़ खर्च है, 50,000 हमारा इनकम है, तो गोया के 50,000 जो है हमारा और घर से ही जा रहा है। अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है, फिर वो गोल्ड को गोल्ड की जगह रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी पब्लिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी मस्जिद के नीचे या मंदिर के नीचे ये पता चले कि वहां पेट्रोलियम का बहुत बड़ा माइन है, या गोल्ड का बहुत बड़ा माइन है, या कोई डायमंड का वो है, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है उसको प्राप्त करना। क्योंकि अगर किसी मस्जिद के नीचे या किसी मंदिर के नीचे है या किसी चर्च के नीचे है, तो फिर उसको अगर आप जो है वहां जाते हैं, या सरकार किसी चीज का जो है ये ऐलान ये करती है कि उस मस्जिद को तोड़ के, मंदिर को तोड़ के, चर्च को तोड़ करके उस चीज को प्राप्त किया जाए, हासिल किया जाए, तो पूरी कौम, पूरी कम्युनिटी बिल्कुल आक्रोशित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप जो है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अगर कोई एक मर्द अगर जो है कोई साड़ी उड़ी पहन ले, और साड़ी पहनने के बाद जो है बाजार की तरफ निकले, तो कम से कम 10 लोग उनकी तरफ देखेंगे और कहेंगे ये देखो, ये फला शख्स जा रहा है साड़ी पहन के। डेट मीन्स उसको पागल, लोग पागल कहेंगे, पागल घोषित कर देंगे। क्यों? कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, सामाजिक तौर पे वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से ये तीन चीजें होना जरूरी है। यानी फिर और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, रिसोर्स जो हमारी जरूरियात, यानी हमारी जो नीड्स हैं, इनको
पूरा करने के लिए जो एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जो इस्तेमाल के लायक है, प्रयोग के लायक है, उसे ही रिसोर्स कहेंगे। लेकिन रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैंने इसी का एक डायग्राम यहां बना रखा हूं ताकि क्लियरली समझ में आए। ये रिसोर्स तभी कहेंगे जब इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेसिबल और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये तीनों चीजें भी उसके अंदर पाई जानी चाहिए। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। पहले यह समझे कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, यानी क्लासिफाई करना, किसी चीज का जो है वर्गीकरण करना, अलग अलग हिस्सों में बांटना। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों को बांटना है, अलग अलग करके बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होगा पढ़ाई में, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है लिखने में, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है खेलने में, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट और किसी चीज में। इस तरह से उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग जो है वर्गों में बांट सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज को इस आधार पर जो है क्लासिफाई करते हैं। अब किस किस आधार पर? सबसे पहला है वन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर दो भागों में इन्होंने बांटा है, एक है बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक जो जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन, यानी जो जानदार है, एनिमल। अबायोटिक में जो निर्जीव है, जो लाइफलेस है, वो जो है अबायोटिक में आता है। लेकिन ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज दो तरह है, बायोटिक, अबायोटिक। अब दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी किसी भी चीज के होने पर, इस्तेमाल होने पर, उसको भी दो भागों में उन्होंने बांटा है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल उसे कहते हैं जो एक बार के बाद यानी पुनः उस चीज को प्रयोग किया जा सके। जैसे विंड है, एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे विंड है, हवा है, हवा को दोबारा वो रिन्यू होते रहती है, ये अगर एक बार यूज हो गया तो रीयूज हो सकती है। इस प्रकार से वो जो है कंटिन्यू, वो एक बार यूज होने से खत्म नहीं हो जाती कंप्लीटली, बल्कि दोबारा यूज किया जा सकता है, तीसरा बार यूज किया जा सकता है, वो कंटिन्यू जो है चलता रहता है, यानी रिन्यू किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, इस तरह को कलेक्टिवली जो है उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अगर एक बार कोल का यूज हो गया, इसके मतलब बहुत, वो कोल अगर एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि वो एक ही बार यूज करने से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। तीसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज को जो है चार भागों में बांटा गया है। पहला, ऑनरशिप समझ ही रहे होंगे, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना, यानी आप मालिक होने के अधिकार, अधिकार किसी भी चीज का अधिकार होने के आधार पर भी जो है रिसोर्सेज को बांटा है। इंडिविजुअल यानी पर्सन, इंडिविजुअल यानी पर्सन। एग्जांपल के तौर पे आपने कोई जमीन का जो है एक हिस्सा खरीदा, उस पर आपका अधिकार है। आपने कोई जो है एक मकान खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, आपने सपोज कोई आपने एक दुकान खरीदी, दुकान दिया आपने, मार्केट में सपोज आपने कोई चीज खरीदी, वो आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपने खुद खरीदा, यानी आपका अधिकार उस सामान पे आपका खुद स्वयं एक व्यक्ति का अधिकार हो। तो ऐसे रिसोर्स को कौन सा रिसोर्स कहेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स। सेकंड वन इज कम्युनिटी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो पूरे कम्युनिटी का उस पर अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, जैसे कब्रिस्तान, जहां पे एक व्यक्ति कब्र, ये नहीं कि मतलब किसी ने मरा, किसी एक पर्टिकुलर विशेष आदमी को ही जो उस कब्रिस्तान में जो है दफनाया जाएगा, या कोई शमशान घाट किसी एक विशेष व्यक्ति को ही जो है वहां पे जलाया जाएगा। या फिर एग्जांपल के तौर पे एक मस्जिद,
कि कोई एक व्यक्ति जाके नमाज पढ़ेगा, बल्कि पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है, पूरे समाज की शमूलियत होती है, पूरे समाज का उस पर हक होता है, क्योंकि पूरे समाज का ही जो है उसमें इंक्लूजन होता है, पूरे समाज का ही उसमें जो है योगदान होता है, जिसकी वजह से वो रिसोर्स जो है कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है और पूरी कम्युनिटी का उस पर अधिकार होता है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तीसरा है नेशनल रिसोर्स के। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स कहते हैं किसे कहते हैं? जिस रिसोर्स पर नेशन का अधिकार हो, किसी कंट्री का, किसी देश का, किसी मुल्क का अधिकार हो, तो ऐसे रिसोर्स को जो है, क्यों दूसरे देश अगर वहां पे उस रिसोर्स को हासिल करने के लिए आए या उस रिसोर्स को प्राप्त करने की कोशिश करे या बिला वजह अगर उस रिसोर्स को जो है लेने की कोशिश करे, तो वो उस पर टूट पड़ेंगे। गोया के वो रिसोर्स पूरे नेशन के लिए है, जो नेशन के अधिकार में है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, पूरे नेशनल रिसोर्स है, पूरे नेशन के लोगों का अधिकार उस रिसोर्स पे है। एग्जांपल के तौर पे जैसे पार्क है, आप देखे होंगे पार्क नेशनल रिसोर्स है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कि मतलब बिहारी जाएगा, उत्तर प्रदेश के जाएंगे, झारखंड के जाएंगे, हरियाणा के जाएंगे, या हिमाचल प्रदेश के जाएंगे, तमिलनाडु के जाएंगे, कर्नाटक के जाएंगे, या गुजरात के जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के जाएंगे। यहाँ किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, एवरी पर्सन इज फ्री टू गो देयर। तो इस बात से हमें इस बात का पता चलता है कि वो रिसोर्स जो पूरे नेशन का अधिकार हो, पूरे इस नेशन पे जिस पर्टिकुलर नेशनल रिसोर्स की बात की जाए, यानी उस नेशन का उस रिसोर्स पर पूरा अधिकार हो। फोर्थ वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स ज्यादातर आपको भी पता है कि 71% जो है इस पूरे पृथ्वी पर 71% पे वाटर ही वाटर है, यानी 29% इज ओनली लैंड, 29% होगी। तो 29% लैंड है, तो किसी ना किसी कंट्री, किसी ना किसी देश, किसी ना किसी मुल्क का तो अधिकार है, तो वो तो हम नेशनल रिसोर्स में समझ गए। लेकिन 71% में जो वाटर है, इसमें ज्यादातर कुछ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था कि पोटेंशियल, डेवलप्ड और रिजर्व्ड, ये तीन है। डेवलप्ड का मतलब है कि ऑलरेडी डेवलप्ड है और नेचुरली और टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हर एतबार से जो है वो डेवलप्ड रिसोर्स है। रिजर्व जो रिजर्व रखा गया हो फ्यूचर के लिए, रिसोर्स हर एतबार से वो यूजेबल है और वो फ्यूचर के लिए जो है रिजर्व रखा गया है। तो इसे जो है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे रिसोर्सेज को, इसी चीज को मैंने अलग अलग करके उबार दिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में बांटा इन्होंने, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फिर रिन्यूएबल को दो भागों में। हालांकि ये चीजें जो मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब आप लोग जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए पहले। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। अब ये जो यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले हमने ये समझा कि रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट इसी तरीके से सीरियल वाइज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये जो इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसको आप लोग जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लें या फिर इसको लिख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये भी होप करता हूं कि ये रिसोर्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बातें। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो कि समझ में ना आई हो, तो ये जो नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स हैं सबको डिटेल से जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।